नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा और स्वागत है आपका आईना सच का के इस एपिसोड में। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने देखने वालों के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। एक कहानी जो दिखाती है कि अगर हौसला हो तो गरीबी, तंगी और अभाव जैसी हर मुश्किल को पार करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इसके साथ ही एक तरफ सरकार का बड़ा फैसला, दूसरी तरफ कोर्ट की रोक, परिषदीय स्कूलों का विलय, एक ऐसा मुद्दा जिसने खड़ा कर दिया है विरोध और उम्मीदों का संघर्ष। लेकिन इस लड़ाई में कौन जीतेगा और क्या होगा उन बच्चों का जो छोटे स्कूलों के बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसके बाद हम बताएंगे 3 देशों की दोस्ती और तनाव की कसौटी पर खड़ा एक ऐसा मुद्दा जो कई दशकों से चला आ रहा है, लिपुलेख सीमा विवाद, जहां हर कदम पर छुपे हैं ऐतिहासिक दावे और आधुनिक कूटनीति के खेल। क्या होगा जब हिमालय की इन चोटियों पर गूंजेगा एक बार फिर से सीमा विवाद का शोर। और अंत में हम आपको बताएंगे संसद में हंगामे की जड़ में एक नया विवादित विधेयक जो सीधे तौर पर सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को टारगेट करता है। 5 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर पद छोड़ने का प्रावधान। लेकिन क्या हर कोई इसके लिए तैयार है? और जब आरोप लगे खुद गृह मंत्री अमित शाह पर, तो संसद में क्या हुआ था? अब बात करते हैं पहली खबर की। झारखंड में हर किसी की जुबान पर सूरज यादव का नाम है, जो बहुत जल्द झारखंड के डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं। कभी एक फूड डिलीवरी बॉय थे। उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। सूरज का जन्म झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता राजमिस्त्री थे और घर की आर्थिक हालत हमेशा तंग रहती थी। 2 वक्त की रोटी कमाना ही उनके परिवार के लिए एक चुनौती थी। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद सूरज के दिल में एक सपना पल रहा था, एक सरकारी नौकरी का सपना जो उनके पूरे परिवार की गरीबी को खत्म कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए सूरज रांची आए। लेकिन बड़े शहर में रहना और पढ़ाई करना आसान नहीं था। खर्च इतना था कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करना जरूरी था। यहीं पर उनके दोस्तों ने एक शानदार मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप का पैसा जोड़ा और सूरज को एक सेकंड हैंड बाइक खरीद कर दी ताकि वह काम कर सके। इस बाइक पर सवार होकर सूरज ने स्विगी फूड डिलीवरी बॉय और बाइक टैक्सी का काम शुरू कर दिया। सोचिए, सुबह से शाम तक सड़कों पर भागदौड़, कभी तेज धूप तो कभी मूसलाधार बारिश। जो भी कमाई होती उससे सिर्फ कमरे का किराया और खाने का खर्च निकलता। दिन भर की थकान के बावजूद सूरज की रातें किताबों के साथ बीतती थी। उनका शरीर थक जाता था, लेकिन उनकी आंखों में चमकता सपना कभी फीका नहीं पड़ा। वह जानते थे कि उनकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। सूरज की इस यात्रा में उनका परिवार और दोस्त एक मजबूत सहारा बनकर खड़े रहे। उनकी बहन ने घर की जिम्मेदारी संभाली, वहीं उनकी पत्नी हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। उनकी हिम्मत और हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। दोस्तों ने न केवल आर्थिक मदद की, बल्कि मुश्किल वक्त में हमेशा उनका साथ दिया। ये दोस्ती, ये परिवार का साथ ही सूरज के लिए सफलता की असली रीढ़ बन पाया। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। सूरज यादव ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा 110वीं रैंक के साथ पास कर ली। इंटरव्यू के दौरान बोर्ड ने जब सूरज से उनकी डिलीवरी जॉब के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस काम में उन्हें सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक जैसे महत्वपूर्ण गुण भी सिखाए। उनका जीवन का अनुभव किसी किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा है। सूरज की सफलता की खबर जब उनके घर पहुंची, उनकी पत्नी और मां दोनों ही अपने आंसू नहीं रोक पाए। शादी के 8 साल बाद, संघर्षों के बाद मिली यह खुशी उनके लिए अनमोल थी। एक इंटरव्यू के दौरान सूरज ने कहा कि पहले मैं स्विगी बॉय के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब डिप्टी कलेक्टर के रूप में जाना जाऊंगा। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।
सूरज यादव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ सुविधाओं से नहीं बल्कि सच्चे हौसले, दृढ़ संकल्प और सच्चे रिश्तों से मिलती है। उनकी कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अभावों से जूझ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज सूरज यादव न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना हो तो बस एक बात याद रखनी चाहिए, कभी हार मत मानो। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विलय के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसने राज्य भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को प्रभावित किया है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद अब 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया। सरकार का तर्क था कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन इस फैसले का कई लोगों ने विरोध किया। उनका कहना था कि छोटे स्कूलों को बंद करने से दूर दराज के इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। इस जवाब में सरकार ने कहा कि वे उन स्कूलों का विलय या पेयरिंग नहीं करेंगे जिनमें 50 से कम बच्चे हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अनुज कुरेशिया ने कोर्ट को बताया कि सरकार के इस फैसले को प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई इसी के तहत हो रही है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने सीतापुर जिले के स्कूलों के विलय पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पाया था कि विलय प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई थी। कोर्ट ने सरकार से इन अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा था और 21 अगस्त तक मौजूदा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। दरअसल कुछ दस्तावेज जो सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए थे, उनमें साफ तौर पर खामियां दिखाई दे रही थी। इन्हीं खामियों के चलते कोर्ट ने सरकार को समय दिया और इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सीतापुर के 5 बच्चों और फिर 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के माध्यम से हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि 7 जुलाई को एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले को रद्द किया जाए, जिसमें स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इन याचिकाओं में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उन्हें उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया था। सरकार के इस नए फैसले का मतलब है कि अब उन छोटे स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा जहां बच्चों की संख्या 50 से कम है। यह उन सभी अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो स्कूल बंद होने की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित थे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक स्कूल जाने के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। यह फैसला इस बात को दर्शाता है कि सरकार ने कोर्ट के हस्तक्षेप और जनहित की चिंताओं को ध्यान में रखा है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। 1 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में क्या नया मोड़ आता है, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण फैसले से कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर की। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत, नेपाल और चीन के बीच संबंधों में एक नया तनाव पैदा कर रहा है, लिपुलेख सीमा विवाद। हाल ही में भारत और चीन के बीच एक समझौते ने इस पुराने मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और नेपाल ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। आज हम इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि यह विवाद क्यों है, इसकी जड़ें कहां हैं और भारत, नेपाल और चीन के लिए इसका क्या मतलब है।
लिपुलेख दर्रा हिमालय में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और ऐतिहासिक स्थान है। यह भारत के उत्तराखंड, नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत और चीन के तिब्बत के तिमारू जिले के बीच स्थित है। यह न सिर्फ व्यापार का एक प्रमुख मार्ग रहा है, बल्कि भारत के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। लेकिन इस दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। इस विवाद की जड़ें करीब 200 साल पुरानी हैं, जब 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य के बीच सुगौली संधि हुई थी। इस संधि ने काली नदी को दोनों देशों के बीच की सीमा के रूप में स्थापित किया था। यहीं से पूरा भ्रम पैदा हुआ। नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, जो लिपुलेख दर्रे के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस तर्क के हिसाब से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी समेत काली नदी के पूर्व में स्थित पूरा क्षेत्र नेपाली भूभाग का हिस्सा है। इसी दावे के आधार पर नेपाल में मई 2020 में एक नया आधिकारिक नक्शा भी जारी किया था, जिनमें 3 क्षेत्रों को अपने हिस्सों के रूप में दिखाया गया था। दूसरी तरफ भारत इस दावे को खारिज करता है। भारत का कहना है कि काली नदी का असली उद्गम काला पानी गांव के पास के झरने हैं। इस तर्क के हिसाब से यह पूरा क्षेत्र भारतीय भूभाग के भीतर आता है। भारत इस पर अपनी संप्रभुता का दावा ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर करता है। यह विवाद सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के लिए अपनी अपनी संप्रभुता और सम्मान का मुद्दा है। तो इस पुराने विवाद में नया मोड़ क्यों आया? हाल ही में भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। यह व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों तक चला, लेकिन हाल के वर्षों में कोरोना महामारी और अन्य कारणों से बाधित हो गया था। भारत चीन के इस फैसले पर नेपाल ने तत्काल विरोध जताया। नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल के अविभाज्य अंग हैं और इन्हें नेपाली मानचित्र और संविधान में भी शामिल किया गया है। नेपाल ने भारत से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण या व्यापार जैसी कोई भी गतिविधि न करने का आग्रह किया है। नेपाल ने चीन को भी इस बारे में सूचित किया है। भारत ने नेपाल के इस विरोध को निराधार, अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं बताते हुए खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि लिपुलेख के जरिए भारत और चीन के बीच व्यापार दशकों से चला आ रहा है और दोनों देशों ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन नेपाल के दावे सही नहीं। यह पहली बार नहीं है जब इस दर्रे को लेकर तनाव पैदा हुआ। मई 2020 में भारत ने लिपुलेख दर्रे तक जाने वाली एक नई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। इस सड़क का उद्देश्य कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाना था। नेपाल ने तुरंत इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, यह कहते हुए कि सड़क का निर्माण उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है। उस घटना के बाद ही नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया था, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा दिया था। भारत ने नेपाल के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सड़क का निर्माण भारतीय क्षेत्र के भीतर ही हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इस विवाद का समाधान कैसे होगा? भारत ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर राजनयिक माध्यमों से चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेपाल सरकार ने भी मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की बात कही है, लेकिन साथ ही अपने दावे पर भी अडिग है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश ऐतिहासिक संधियों, समझौतों और साक्ष्यों के आधार पर इस संवेदनशील मसले को कैसे हल करते हैं। क्या दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे या यह मुद्दा भारत और नेपाल के संबंधों में एक स्थायी तनाव का कारण बना रहेगा? लिपुलेख दर्रा भारत के लिए धार्मिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहीं नेपाल के लिए यह राष्ट्रीय संप्रभुता और सम्मान का प्रतीक बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है और हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। और अब बात करते हैं अंतिम खबर की। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया है।
यह मुद्दा है केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 130वें संविधान संशोधक विधेयक का। इस विधेयक के तहत अगर किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 30 दिन के भीतर पद छोड़ना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो 31वें दिन उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को संसद में पेश किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और अमित शाह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसद में बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी नेता को गिरफ्तारी के बाद नैतिकता दिखाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को उनकी पुरानी गिरफ्तारी की याद दिलाई। उन्होंने सीधे सीधे पूछा, जब आप गुजरात के गृह मंत्री थे और आपको गिरफ्तार किया गया था तो क्या आपने नैतिकता का पालन करते हुए इस्तीफा दिया था? इस आरोप पर अमित शाह ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगाए गए थे, लेकिन मैंने नैतिकता का पालन करते हुए अपनी गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आगे कहा कि जमानत पर बाहर आने के बाद भी जब तक अदालत से मैं पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। उन्होंने कांग्रेस पर पॉलिटिकल वेडेंटा यानी राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर केस दर्ज कराने का आरोप लगाया। अब उस पूरे मामले को समझते हैं जिसने अमित शाह को गिरफ्तार किया था। यह मामला 26 नवंबर 2005 का है, जब गुजरात के अहमदाबाद में गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख का एक एनकाउंटर हुआ था। शुरुआत में इसे आतंकी बताकर एनकाउंटर बताया गया था, लेकिन बाद में इस पर सवाल उठने लगे थे। इस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन की पत्नी कौशर बी की भी हत्या हुई थी। इस मामले में जांच के बाद सीबीआई ने अमित शाह को आरोपी बनाया, जो उस समय गुजरात के गृह मंत्री थे। उनके अलावा राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का नाम भी सीबीआई की चार्जशीट में था। वेणुगोपाल के आरोपों के उलट उपलब्ध जानकारी और अमित शाह के बयान से यह साफ होता है कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही अपना पद छोड़ दिया था। 25 जुलाई 2010 को अमित शाह ने बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को निर्दोष बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 25 जुलाई 2010 की शाम अमित शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 21 अक्टूबर 2010 करीब 3 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई। 2014 में अमित शाह और गुलाब चंद कटारिया समेत 16 आरोपियों को अदालत ने सभी आरोपों से बरी करते हुए क्लीन चिट दे दी। अदालत ने कहा कि केस राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित था। इस बिल को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का आरोप है कि यह बिल संघीय व्यवस्था और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर बताया और लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण दिया, जिन्होंने सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं उन्होंने कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस उस अध्यादेश को लेकर आई थी जिसमें लालू प्रसाद यादव को बचाया जा रहा था, जिसका खुद राहुल गांधी ने विरोध किया था। आज वही राहुल गांधी लालू यादव को गले लगा रहे हैं। यह बिल फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल पर आगे क्या निर्णय होता है और सरकार विपक्ष के विरोध को कैसे संभालती है। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, या हमें बताती हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। नमस्कार।